नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रिसर्च का है और उसमें हम देख रहे थे दोस्तों, आज देखने वाले हैं सिनॉप्सिस एंड रिसर्च थीसिस के बारे में। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपने वीडियो में इसे समझ लिया तो समझ लो कि इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। हर बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है वीडियो देखने के बाद भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारा जो ग्रुप चल रहा है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उसमें जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पर भी मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस में डालती हूँ उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि सिनॉप्सिस होता क्या है। ओके, तो सिनॉप्सिस को हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं लघु शोध। क्या कहते हैं? लघु शोध प्रबंध कहते हैं। ओके, तो इसे हम कहते हैं सिनॉप्सिस। अब देखो, सिनॉप्सिस को ही हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। ओके, यानी कि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो आपकी रिसर्च प्रपोजल है वो ही आपकी क्या है, सिनॉप्सिस है। ओके, दोनों ही एक है। चलिए सिनॉप्सिस के बारे में देखते हैं कि किसी भी प्रकार के रिसर्च को किस तरीके से व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध, यानी कि व्यवस्थित रूप से, और क्रमबद्ध का मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो यहाँ पर व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप से जिसका प्रारूप लिखा जाता है, जिसका प्रारूप बनाया जाता है, उसी को हम कहते हैं लघु शोध प्रबंध। ओके, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें रिसर्च के मुख्य मुद्दे को दर्शाया जाता है। देखिए, थीसिस और रिसर्च प्रपोजल बोलो या फिर सिनॉप्सिस बोलो। ओके, तो सिनॉप्सिस और थीसिस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर शॉर्ट में आपको लिखना होता है, यानी कि मेन मुद्दे जो होते हैं, मेन टॉपिक होते हैं, उसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। जबकि थीसिस होती है ना, वहाँ पर आपको डिटेल्स में लिखना पड़ता है, यहाँ पर आपको डिटेल्स में नहीं लिखना होता है। ओके, इसे शॉर्ट में लिखना होता है, यानी कि एक शोध सारांश के रूप में यहाँ पर आप उसे प्रस्तुत कर सकते हो। ओके, फिर बात करते हैं, इसमें ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। दोस्तों देखिए, आप ना अपना घर बनाना है, ये ज़मीन आपके पास है, तो आपको घर बनाना, तब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक मैप बनाएंगे कि चलिए भाई, यहाँ पर हमें गैलरी रखनी है। उसके बाद यहाँ पर हम 2 रूम करेंगे, यानी कि ये हमारा स्टडी रूम होगा, ये हमारा बेडरूम होगा। फिर जाकर आप कहेंगे कि ये हमारा किचन होगा। ओके, फिर जाकर आप कहेंगे ये हमारा हॉल होगा, जहाँ पर हम बैठक कहते हैं ना, बैठक रूम कहते हैं, तो ये हमारा हॉल होगा। और ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर हमारी कार वगैरह खड़ी होगी। ओके, बाथरूम, टॉयलेट जो भी बोलते हैं वो सब यहाँ पर होगा। ओके, तो ये आपने क्या किया दोस्तों, ये आपने एक पूरा मैप बनाया है ना। तो इसी मैप, जिस तरीके से मैप बनाया जाता है मकान के लिए, घर के लिए, उसी तरीके का ये सिनॉप्सिस जो होती है वो क्या होती है, आपकी रिसर्च का एक मैप होती है। ओके, यानी कि उसको हम ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं, या फिर हम प्री प्लानिंग भी बोल सकते हैं, कि सबसे पहले से ही आप क्या करते हैं, उसका प्लानिंग बना देते हैं, उसका प्लान बना देते हैं कि इस तरीके से मैं रिसर्च करूँगा या करूँगी। ओके, इसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं कि ये आपने रिसर्च के लिए ये टॉपिक क्यों लिया, आप इसके आधार पर किस तरीके से आप शोध करने वाले हैं, या फिर आपका ये जो शोध है उसका उपयोग क्या होगा, आपके लिए ये किस तरीके से महत्वपूर्ण है, लोगों के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण होगा। ये सारी बातों के क्वेश्चनों का आंसर आपको सिनॉप्सिस में ही मिल जाता है। यानी कि सिनॉप्सिस जो होती है, शॉर्ट अगर अच्छे सरल भाषा में मैं बोलूँ तो ये बोल सकती हूँ कि सिनॉप्सिस जो होती है वो क्या होती है, ये मान लीजिए रिसर्च की जो प्रोसेस होती है उसके पहले की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं सिनॉप्सिस, और थीसिस जो होती है वो रिसर्च के बाद होती है। ओके, ये एक डिफरेंस आपको याद रखना है। ओके, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रिसर्च के पहले की जो प्रक्रिया होती है, रिसर्च के पहले जो हम प्रारूप तैयार करते हैं उसे हम कहते हैं सिनॉप्सिस, और रिसर्च के बाद जो हम प्रारूप बनाते हैं, शोध प्रबंध बनाते हैं, तो उसे हम कहते हैं थीसिस। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया।
फिर आगे देखते हैं दोस्तों कि ये जो सिनोप्सिस होती है, मैंने बताया ना आपको, थोड़ा सारांश के रूप में होती है, यानी कि शॉर्ट में होती है। तो ये जो सिनोप्सिस होती है वो 8 से 10 पेज की होती है, ओके। जबकि थीसिस आपने देखी होगी, किसी ने नहीं देखी होगी। अगर किसी ने नहीं देखी तो मैं बता देती हूँ, और जिसने देखी है उसे पता होगा। तो थीसिस जो होती है वो आपके 200, 250, 400 जितने भी आपका जैसा रिसर्च है उसके रिलेटेड आपकी जो थीसिस बनेगी उसमें पेजेस होंगे, ओके। तो यहाँ पर जो 200, 250, 300, 400 पेजेस की जो थीसिस होती है, लेकिन ये जो सिनॉप्सिस होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके 8 या 10 पेज में ही होती है, यानी कि इतना छोटे से रूप में आप इसे प्रस्तुत करते, लेकिन उनमें सारी बातें आ जाती, ओके। तो ये बात भी आपको याद रखनी, सिनॉप्सिस में सारी की सारी बातें आ जानी चाहिए, पूरी की पूरी आपकी रिसर्च प्रोसेस वहाँ पर आ जानी चाहिए, ओके। फिर देखिए यहाँ पर यह भविष्य काल में लिखा जाता है। जो आप सिनॉप्सिस लिखते हैं उसे आपको भविष्य काल में लिखना होता है, यानी कि मान लीजिए आप यहाँ पर ये बता रहे हैं अपनी सिनॉप्सिस में कि मेरे रिसर्च में ये वेरिएबल है, ओके। तो आपको ये बताना होगा कि मेरी रिसर्च में ये वेरिएबल्स होंगे और इसकी जो हाइपोथेसिस होगी वो इस तरीके की होगी और उसका मैं इस तरीके से परीक्षण करूँगी, ओके। तो ये क्या हो गया, आपने भविष्य काल में लिखा। तो सिनॉप्सिस जो होती है वो भविष्य काल में लिखी जाती है ऑलवेज, ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि सिनॉप्सिस होती है वो किस काल में लिखी जाती है, तो आपको याद रखना है भविष्य काल में लिखी जाती है, ओके। उसके बाद थोड़ी सी सिनॉप्सिस के बारे में बता देती हूँ आपको कि सिनॉप्सिस के जो स्टेप्स होते हैं ना, तो उस स्टेप्स की बात कर देती हूँ, कहीं आपको इसके स्टेप्स भी पूछे जाते हैं, ओके। तो देखिए सबसे पहले सिनॉप्सिस में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप क्या बनाएंगे, एक उसका मेन पेज बनाएंगे। क्या करेंगे, मेन पेज बनाएंगे, ओके। अब देखिए ये जो मेन पेज है, मेन पेज में आपको ऊपर क्या लिखना है, तो सबसे पहले ऊपर आप उसका टाइटल लिखेंगे। टाइटल भी आपका दो लैंग्वेज में होना चाहिए, यानी कि अगर आप हिंदी से आपको वहाँ पर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आपको पता है जो सिनॉप्सिस होती है या फिर थीसिस होती है वो कहाँ पर यूज़ की जाती है, तो पीएचडी या फिर आपको एमफिल करना होता है वहाँ पर आपकी ये सिनॉप्सिस और थीसिस यूज़ की जाती है ना। तो यहाँ पर देखिए जब आप यहाँ पर यूज़ करते हो तो यहाँ पर आपको ऊपर टाइटल लिखना है, और अगर आप हिंदी से कर रहे हैं तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर टाइटल लिखना होगा, ओके। इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश वालों को तो सिर्फ इंग्लिश में ही वो टाइटल लिखना होता है, ओके। यानी कि कहने का मतलब जो भी लैंग्वेज में आप लिख रहे हैं लेकिन उसको आपका टाइटल कंपलसरी इंग्लिश में भी होना चाहिए। आपकी लैंग्वेज में तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके नीचे क्या होगा, इंग्लिश में भी आपको उसे टाइटल को लिखना होगा, ओके। उसके बाद क्या होगा उसमें दोस्तों, आपका जो भी डिपार्टमेंट से आप ये रिसर्च करने वाले तो उस डिपार्टमेंट का नाम और उसका एड्रेस वहाँ पर लिखना होता है मेन पेज पर यहाँ पर, ओके। उसके बाद आपको उसका जो भी एड्रेस वगैरह होता है डिपार्टमेंट का, जो डिस्ट होता है या फिर स्टेट होता है, वो सारी बातें यहाँ पर आपको क्या करनी होगी, बतानी होगी, ओके। ये हो गई आपकी मेन पेज की बात। उसके बाद आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, ओके चलिए। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रस्तावना। क्या लिखेंगे, प्रस्तावना, ओके। यहाँ पर प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन लिखेंगे। उसके बाद आपको लिखना होगा समस्या कथन। उसके बाद क्या लिखेंगे, समस्या कथन लिखेंगे। समस्या कथन के बाद आपको क्या करना है, तो समस्या कथन के बाद आपको संबंधित साहित्य की समीक्षा, ओके। यहाँ पर शॉर्ट में लिखती हूँ, संबंधित साहित्य की समीक्षा, जिसे हम रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर कहते हैं ना, तो वो आपको लिखना होगा। संबंधित साहित्य की समीक्षा के बाद आपको उसके उद्देश्य लिखने होंगे। उद्देश्य के बाद आपको क्या लिखना होगा, वेरिएबल बताने होंगे, ओके। वेरिएबल बताने के बाद आप हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस के बाद आपको बताना होगा रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताना होगा। तो यहाँ पर रिसर्च डिज़ाइन, अब देखिए रिसर्च डिज़ाइन में भी आप क्या करेंगे, रिसर्च डिज़ाइन में आपको बताना होगा कि
आपके जो भी वेरिएबल्स है वो कितनी कितनी है, वेरिएबल्स में भी कितनी स्तर है, यानी कि मान लीजिए आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जाति के आधार पर। ओके, तो जाति हो गई वो आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कितने स्तर हैं, ओके, ये बताना है। यानी कि जाति है तो जाति के कितने स्तर है, तो स्त्री, पुरुष, ट्रांसजेंडर, ये सारी बात आपको यहाँ पर रिसर्च डिज़ाइन में बतानी होगी। प्लस आपको क्या करना होगा, सैम्पलिंग के बारे में बताना होगा। ओके, ये सैम्पलिंग का जो होता है ये आपको किस में बताना है, रिसर्च डिज़ाइन में बताना है। ओके, फिर सैम्पलिंग के बाद आपको यहाँ पर रिसर्च की डिज़ाइन बतानी है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है या फिर नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है, ये भी आपको यहाँ पर बतानी होगी। ओके, उसके बाद आते हैं दोस्तों, उसके बाद हम डाटा का कलेक्शन करेंगे। डाटा का कलेक्शन करते वक्त हम आपको बताना होगा कि किस टूल्स का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर किस टूल्स का, थोड़ा सा लिख देती, आप ना मेरे साथ साथ लिखते रहिएगा। ओके, किस टूल्स का आपने यूज़ किया है। टूल्स का मतलब होता है क्वेश्चनायर का यूज़ किया है, या फिर अनुसूची का उपयोग किया है, या फिर इंटरव्यू का। मैंने आपको सारे टूल्स भी पढ़ाए थे, तो उनमें से आप कौन से टूल्स का यूज़ करने वाले। ओके, मान लीजिए आप क्वेश्चनायर का यूज़ कर रहे हैं, तो क्वेश्चनायर में भी आप आपका जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, उस डिपेंडेंट वेरिएबल के आधार पर आपकी वहाँ पर क्या होगी, स्केल होगी। तो वो स्केल आपको यूज़ करनी। मान लीजिए कि मुझे कार्य क्षमता पर जो भी इफ़ेक्ट हो रही है उसके बारे में अगर मुझे डाटा को कलेक्ट करना है, तो मेरा यहाँ पर टूल्स कौन सा होगा, जॉब इन्वॉल्वमेंट जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, टूल्स हो जाएगी, जॉब इन्वॉल्वमेंट स्केल। ओके, तो यहाँ पर देखिए जब भी आप टूल्स के बारे में बताते हो तो वहाँ पर जो भी स्केल वगैरह जो भी यूज़ करते उसको भी आपको डिटेल्स में बताना होता है। डिटेल्स में मीन्स कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैंने जॉब इन्वॉल्वमेंट लिया, जॉब इन्वॉल्वमेंट ये ना जो जो टूल्स होंगे ना, वो आपकी जो आपकी क्वेश्चन आयर होगी वो किसके रिलेटेड होगी, तो आपके वेरिएबल के रिलेटेड होगी, डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेटेड होगी। ओके, तो देखिए जॉब इन्वॉल्वमेंट स्केल अगर मैंने लिया है मेरे डिपेंडेंट वेरिएबल में, तो जॉब इन्वॉल्वमेंट स्केल किसने बनाई है, कब बनाई है। ओके, और उसकी जो भी विश्वसनीयता है वो कितनी है, उसकी वैधता कितनी है, उसका सार्थकता का स्तर कितना है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर बतानी होगी। हर एक जितने भी वेरिएबल्स हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल जितने भी हैं, उतनी यहाँ पर आपको टूल्स यहाँ पर यूज़ करना होगा। ओके, ये बात क्लियर हो गया। फिर टूल्स के बाद आते हैं दोस्तों, आप यहाँ पर टूल्स यूज़ करेंगे, फिर आपको कौन सी मेथड्स आपको यूज़ करनी है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, तो ये भी आपको यहाँ पर बताना होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर आते हैं डाटा कलेक्शन के बाद, मैं थोड़ा सा इसे हटा लेती हूँ। ओके, चलिए, यहाँ पर रिसर्च डिज़ाइन हो गई, फिर आपका डाटा कलेक्शन हो गया। ओके, डाटा कलेक्शन करने के बाद आपको उसी डाटा का क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना होगा। अब देखिए जब भी डाटा का एनालिसिस करने जाते हो तो वहाँ पर आपको कुछ जो भी आंकड़े आपको मिलते हैं उन आंकड़ों को आपको वहाँ पर स्टेटिस्टिकल वे में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो स्टेटिस्टिकल वे में आप जब कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको टी टेस्ट है, ओके, टी टेस्ट है, या फिर एफ टेस्ट है, या फिर टी टेस्ट, एफ टेस्ट, मान विटनी यू परीक्षण है, या फिर विल्कोक्सन टेस्ट है, या फिर मान लीजिए एनोवा है, 1 वे एनोवा है, 2 वे एनोवा है, 3 वे एनोवा है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पर डाटा एनालिसिस में ये टेस्ट आपको बताने होंगे, और यहाँ पर आपको बताने होंगे कि किस तरीके से कौन सी आप जो भी टूल्स आपने लिए हैं उनके रिलेटेड आपको जो भी प्राप्तांक प्राप्त हुए हैं उन प्राप्तांकों पर आप कौन सी टेस्ट यूज़ करेंगे। ओके, फिर आपको मीन, मीडियन, वो सारी बातें यहाँ पर आपको डाटा एनालिसिस में बतानी होगी। ओके, उसके बाद डाटा एनालिसिस के बाद आते हैं हम आगे, तो उसके आधार पर आपको यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर कंक्लूज़न नहीं बताना है दोस्तों, यहाँ पर आपको कंक्लूज़न बिल्कुल भी नहीं बताना है, लेकिन इसके जगह आपको क्या बताना है, इसका महत्व बताना है, आपकी जो भी रिसर्च है उसका महत्व बताना है। महत्व के बाद आपको बताना है कि उसकी महत्व के बाद आपको हाँ समय सूची बतानी होगी।
समय सूची सारणी बतानी होगी। समय सूची सारणी क्या होती है दोस्तों, कि आप कौन से जो भी आपके पास 3 इयर्स होते हैं ना पीएचडी करने के लिए, तो उन 3 इयर्स में कौन से स्टेप पर आप कौन से कार्य करेंगे, यानी कि मान लीजिए आपकी प्रस्तावना कितने दिनों में आप कंप्लीट करोगे, समस्या कथन कितने दिनों में आप कंप्लीट करोगे, या फिर संबंधित साहित्य की जो समीक्षा होती है वो कितने महीनों में आप कंप्लीट करोगे। ये सारी बातें आपको यहाँ पर समय सूची में बतानी होगी। ओके, अगर यहाँ पर अगर आपको ये जो पूरी की पूरी जो सिनोप्सिस होती है ना कैसे बनती है उसके रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने डाला हुआ है, पूरी की पूरी सिनोप्सिस मैंने बताई हुई है और उसे डिटेल्स में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हो। समय सूची सारणी आती है, फिर आपकी संदर्भ सूची आती है। यहाँ पर आपको संदर्भ सूची यानी कि ग्रंथ सूची जिसे बोलते हैं उसे आपको यहाँ पर लिखनी होती है। ओके, और फिर यहाँ पर इस तरीके से आपकी जो भी सिनोप्सिस होती है वो पूरे के पूरे जो भी रिसर्च के आपके स्टेप्स हैं उन्हीं स्टेप्स के आधार पर यहाँ पर आपकी क्या बनती है, सिनोप्सिस बनती है। ओके, आई होप आपको सिनोप्सिस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ पर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं आगे। अब आते हैं मेन पॉइंट पर, यानी कि रिसर्च थीसिस के बारे में आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, चलिए रिसर्च थीसिस को अगर हिंदी में बोला जाए तो मुख्य शोध प्रबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य शोध प्रबंध कहा जाता है। ओके, और इसे हम थीसिस कहते हैं। ओके, देखिए थीसिस जो होती है ना, तो थीसिस में क्या होगा कि रिसर्च के बाद रिसर्च रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले मैंने बताया कि यहाँ पर रिसर्च की जो प्रोसेस होती है, रिसर्च की प्रोसेस के पहले जो प्रारूप तैयार होता है उसे हम कहते हैं सिनोप्सिस, और रिसर्च के बाद जो होता है वो होता है आपका थीसिस। ओके, रिसर्च थीसिस, या तो फिर आप इसे रिसर्च रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं? रिसर्च रिपोर्ट भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये जो रिसर्च रिपोर्ट होता है या फिर रिसर्च थीसिस होती है वो कब होती है? रिसर्च कंप्लीट होने के बाद। अब देखिए जो तथ्य, विषय वस्तु, व्यवस्थित रूप रचना, विवरण क्रमिक रूप से जब प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं रिसर्च रिपोर्ट या रिसर्च थीसिस। ओके, देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, तो जो भी तथ्य होते हैं, जो भी विषय वस्तु होती है उसे हम व्यवस्थित रूप से और क्रमबद्ध रूप से तो करते ही है, जिस तरीके से हमने सिनोप्सिस में किया था, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम विस्तृत रूप से विवरण करते हैं, विस्तृत रूप से करते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको एक वर्ड आपको ज़्यादा मिलेगा, विस्तृत रूप से। क्या? विस्तृत रूप से। लेकिन सिनोप्सिस में हम विस्तृत रूप से नहीं करते, वहाँ पर हम शॉर्ट में करते हैं। ओके, फिर यहाँ पर तथ्यों का अन्वेषण किया जाता है। तथ्यों का अन्वेषण का मतलब क्या होता है? खोजबीन करना। क्या होता है? खोजबीन करना, यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी तथ्य होते हैं उसकी खोज करते हैं। ओके, यानी कि अन्वेषण का मतलब खोज करना होता है, तो रिसर्च का मतलब तो यही होता है ना, खोज करना होता है। तो किसी भी तथ्यों का यहाँ पर हम क्या करते हैं? खोज करते हैं। थीसिस अन्वेषणात्मक होती है। थीसिस जो होती है हमारी, जो रिसर्च थीसिस होती है वो कैसी होती है? अन्वेषणात्मक होती है। फिर कंटेंट फैक्टोरियल होता है, तथ्यात्मक कंटेंट होता है, वहाँ पर जो भी विषय वस्तु होती है वह कैसी होती है? तथ्यात्मक होती है। उसके बाद सभी विषय वस्तुओं को यहाँ पर क्या किया जाता है? सभी विषय वस्तुओं का गहन अध्ययन किया जाता है। जो भी आपने सिनोप्सिस बनाई है उसके आधार पर आप कार्य करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल्स में काम करना होगा, है ना। जब भी आप हाइपोथेसिस बनाएंगे तो डिटेल्स में बनानी होगी। जब भी आप संबंधित साहित्य की समीक्षा करेंगे तो आगे की जो भी रिसर्च, जितने भी आपके टॉपिक के रिलेटेड रिसर्च हो चुके हैं उसके बारे में आपको वहाँ पर बहुत ही गहन अध्ययन करना पड़ेगा। कहाँ पर, किस टाइम पर किसने ये रिसर्च किया हुआ था, उसके क्या कंक्लूजन निकले थे, उन्होंने भविष्य में किस तरीके से सुझाव दिया है कि किस तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं। ओके, ये सारी बातें गहन अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। ओके, फिर किसी भी रिसर्च को नई दिशा देने वाला होता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी जो थीसिस होती है ना वो किसी भी रिसर्च को नई दिशा देते हैं। मान लीजिए कि आपने जो भी समस्या ली है वो समस्या पर अगर आगे किसी ने क्या किया, रिसर्च कर दिया है, लेकिन यहाँ पर उसने कुछ कमियाँ उसमें रह गई है, उस कमियों को यहाँ पर उसने बताया है और उसने भविष्य की सूचनों के रूप में यहाँ पर दिया हुआ है, तो उसी सूचन को आप अपने रिसर्च का टॉपिक बना सकते हैं। ओके, मान लीजिए किसी ने रिसर्च किया तो प्राइमरी लेवल पर किया,
ओके, प्राइमरी एजुकेशन के लेवल पर किया। अगर इसने आपको सूचितार्थ किया है कि भविष्य में अगर कोई रिसर्चर रिसर्च करना चाहता है तो वो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी या फिर कॉलेजेस लेवल पर वो ये रिसर्च कर सकता है, तो आप उसी के टॉपिक को यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन प्राइमरी एजुकेशन जो उसने लिया है तो उसमें आप नहीं ले सकते। लेकिन उसने जो सुझाव दिया है आपको, जो सूचितार्थ किया है कि आप सेकेंडरी लेवल ले सकते हो, हायर सेकेंडरी ले सकते हो, या फिर हायर एजुकेशन के जो लेवल होता है कॉलेजेस लेवल, तो उसमें आप वहाँ पर रिसर्च कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर कोई इश्यू उस टाइम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नई दिशा मिलती है, जो रिसर्चर होता है उसे यहाँ पर क्या मिलती है, नई दिशा मिलती है उस थीसिस के आधार पर। आपने देखा होगा जब भी आप पीएचडी एडमिशन आपने एंट्रेंस एग्जाम पास कर ली या फिर नेट जेआरएफ हो जाते हैं तो पीएचडी एडमिशन के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, आपकी आरडीसी होती है ना, या फिर डीआरसी बोलते हैं, या फिर आरडीसी, दोनों एक ही है। तो ये आरडीसी होती है, तो उस टाइम क्या होता है, आप आरडी से पहले गाइड को मिलते हैं, तो गाइड से बातचीत करते, तो गाइड क्या बोलेंगे आपको कि थीसिस सब पहले आप अपने टॉपिक के रिलेटेड थीसिस दिखाओ या फिर शोध गंगा में जाओ, है ना। तो नेट पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर शोध गंगा में आपको बहुत सारी ढेर सारी थीसिस देखने को मिलेगी। उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से आपको शोध गंगा में थीसिस ढूंढनी है। ओके, तो ये बातें हो गई आपकी नई दिशा देने वाली होती है। उसके बाद आगे देखते हैं कि ये जो होती है वो सरल भाषा में लिखी हो और टंकित हो। सरल भाषा में लिखी होनी चाहिए और क्या होती है, वैज्ञानिक भाषा में लिखी होनी चाहिए। कैसी, वैज्ञानिक भाषा में, यानी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का सृजनात्मकता नहीं होनी चाहिए। ओके, कुछ लोग क्या करते हैं, अलंकारिक रूप में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रिसर्च थीसिस लिखा जाता है वो अलंकारिक रूप में बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता। वहाँ पर वैज्ञानिक रूप से आपको यहाँ पर क्या करना होगा, रिसर्च को लिखना, रिसर्च के जो भी शोध प्रबंध है, थीसिस है, उसे लिखना होगा। टंकित का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि जो भी आप उसे प्रिंट कराते हैं ना, तो प्रिंट में आपको अच्छे से प्रिंट करानी होगी। ओके, ऐसे नहीं कुछ अभी कुछ टाइम पहले जो भी सारी यूनिवर्सिटी से जो भी एडमिशन के पीएचडी एडमिशन के जो फॉर्म आए थे, तो वहाँ पर कुछ लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम पास हो गए, फिर उन लोगों को ना सिनॉप्सिस जमा करवानी थी। तो वो लोग मुझे पूछते थे कि मैम क्या सिनॉप्सिस हाथों से लिखी हुई नहीं चलेगी, तो मैंने उनको बताया था नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगी। सिनॉप्सिस हो या थीसिस हो, वो हाथों से लिख कर नहीं चलती है। वहाँ पर आपको क्या होता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि टेक्निकल रूप से आपको कंप्यूटराइज वहाँ पर लिखना होता है। ओके, तो यहाँ पर टंकित का मतलब ये होता है कि आपको जो भी आप थीसिस लिखते हैं वो किस तरीके से कंप्यूटराइज होनी चाहिए, यानी कि उसमें तकनीकी का उपयोग करके आपको उसे लिखना होता है। ओके, और फिर किसी फॉर्मेट में उसे लिखना होता है, वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो भी आप थीसिस बनाते ना, तो उसे 11/9, ओके, 11/9 के आकार में उसे बाइडेंट कागज पर किया जाता है। ये जो थीसिस होती है ना, उसे इस तरीके से 11/9, तो 11x9 में, यानी कि 11/9 में के आकार में आपको क्या करनी होती है, उसे बाइडेंट करानी होती है और उन कागज़ों पर आपको क्या किया उसमें लिखा जाता है। ओके, ये बात आपको, और जो संपूर्ण आपका जो भी लिखा हुआ जो थीसिस है वो मशीन पर ही लिखा होना चाहिए। ओके, और बेहतर होना चाहिए, ये बात भी आपको याद रखनी है। फिर देखिए यहाँ पर व्याकरणीय त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी यहाँ पर विराम चिन्हों की भूल नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर विराम चिन्हों जो होते हैं, जैसे कि अर्ध विराम है, पूर्ण विराम है आदि, जो भी विराम चिन्ह होते हैं, जो भी चिन्ह होते हैं, व्याकरणीय चिन्ह होते हैं, तो उनमें भी आपको यहाँ पर बिल्कुल भी त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए। ओके, वरना वो आपकी अच्छी थीसिस नहीं मानी जाती है। ओके, चलिए, अन्य भाषा के रूप में लिखा जाना चाहिए। अन्य भाषा के रूप में का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अन्य पुरुष में आपको लिखी होनी चाहिए। शोध प्रबंध जो आपकी थीसिस है ना, वो अन्य पुरुष में लिखी होनी चाहिए। अब अन्य पुरुष के बारे में आपने अगर ग्रामर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष होते हैं ना, तो यहाँ पर अन्य पुरुष में आपको लिखना होता है। अन्य पुरुष का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी जिसने भी ये थीसिस लिखी है ना, उसकी जो जेंडर होती है वो
आपको पता नहीं चलती, यानी कि ये फीमेल ने लिखा हुआ है या मेल ने लिखा हुआ है। ये जो थीसिस आप बना रहे हैं, जो लिखी हुई है थीसिस, वो थीसिस किसने, यानी कि फीमेल ने लिखी हुई है या फिर मेल ने लिखी हुई, ये इसे नहीं पता चलता। किस में नहीं पता चलता? अन्य पुरुष में अगर लिखा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि ऐसा रिजल्ट, चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मान लीजिए कि आप लिखते हैं करती है या फिर करता है। ओके, तो इस तरीके से शोध करता है या फिर शोध करती है, इस टाइप का अगर आपने लिखा तो इस तरीके से ये नहीं लिखी जानी चाहिए। ओके, जो थीसिस होती है उसमें इस तरीके का कोई भी उल्लेख नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, अब देखिए करते हैं में आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये जो थीसिस लिखने वाला पर्सन है वो फीमेल है या मेल है। ओके, यानी कि इसे हम कहेंगे अन्य पुरुष में। तो यहाँ कंप्लीट हो गया है कि हमारी जो थीसिस होती है वो अन्य पुरुष में लिखी जाती है। और ये जो हमारी थीसिस होती है वो मोस्टली हमें भूतकाल में ही लिखना होता है। मान लीजिए कि आपने कल कुछ खाया था, तो आप क्या बोलेंगे कि मैंने कल ये खाया था, है ना। तो आपने क्या बताया था, आपने ये थोड़ी बताया कि मैंने कल ये खाया है, आप यही बताएंगे ना, मैंने कल ये खाया था। और आज में अगर आप जी रहे हैं तो आज में आप बताएंगे मैंने आज ये काम किया, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो थीसिस होगी वो किस में लिखी जाएगी? मोस्टली आपको भूतकाल में ही लिखनी है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वर्तमान काल में भी लिखते हैं, लेकिन सबसे अच्छी थीसिस जो होती है वो भूतकाल में ही लिखी जाती है। ओके, क्योंकि आपने उसका क्या किया है, रिसर्च कर लिया है और उसके बाद उससे आप लिखते हो, इसीलिए उसे भूतकाल में लिखना चाहिए और वर्तमान काल में भी लिखी जाती है। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर भूतकाल और वर्तमान काल दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, साथ में दिए हैं, तो उसे टिक लगाना है। अगर आपको नहीं दिए हैं, कोई एक दिया है, तो आपको भूतकाल या वर्तमान काल लगाना होगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए सिनोप्सिस और थीसिस के दोनों के डिफरेंस पता चल गया है। सिनोप्सिस होती है वो हम किस में लिखते हैं? भविष्य काल में लिखते हैं ना, मैंने आगे बताया ना आपको, भविष्य काल में सिनोप्सिस लिखी जाती है। लेकिन थीसिस जो होती है वो किस में लिखी जाती है? भूतकाल या वर्तमान काल में लिखी जाती है। ओके, अब देखिए भूतकाल से लेकर वर्तमान काल की घटनाओं को यहाँ पर क्या किया जाता है? लिखा जाता है। भूतकाल से लेकर, यानी कि मान लीजिए आप संबंधित साहित्य की समीक्षा कर रहे हैं, तो आपको आपके जो भी टॉपिक है उसके रिलेटेड अगर आप बातें लिख रहे हैं उसमें, तो आप मान लीजिए 2003 का आपने कोई रेफरेंस लिया है तो 2003 को पहले लिखेंगे, फिर 2005 को लिखेंगे, फिर 2010 को लिखेंगे, 2010 को लिखेंगे। जिस तरीके की आपकी जो भी रेफरेंस होते हैं, यानी कि जो संबंधित साहित्य की आपने समीक्षा की हुई है, तो उनको आप क्या करेंगे? भूतकाल से लेकर भविष्य वर्तमान काल के तक की सारी घटनाओं को यहाँ पर आपको बतानी होगी। ओके, मान लीजिए जो साहित्य वाले हैं, तो साहित्य वाले अगर साहित्य में कोई खोजबीन कर रहे हैं, यानी कि रिसर्च कर रहे हैं, तो उनको सारी की सारी बातें, मान लीजिए कोई युद्ध के बारे में हिस्ट्री वाले हैं, कोई युद्ध के बारे में उन्होंने कोई ऐसा टॉपिक ले लिया, मान लीजिए वो टॉपिक ले लिया कि देसी रजवाड़े होते हैं, तो जो देसी राज्य थे उनके संबंध कैसे थे, तो आपको भूतकाल से लेकर वर्तमान तक की देसी राज्य जब तक रहे तब तक की बातें आपको यहाँ पर बतानी होगी। यानी कि भूतकाल से लेकर क्या करना होगा? वर्तमान काल की घटनाओं को यहाँ पर आपको बतानी होगी। फिर एपीएस शैली में लिखी जाती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, एपीएस शैली में किस तरीके से लिखी जाती है। मैं आपको मेरी जो सिनोप्सिस थी उसकी जो मैंने संदर्भ सूची बोलते हैं या फिर ग्रंथ सूची बोलते हैं, उसे मैंने लिखा है, उसको मैं अभी आपको इमेज थोड़ी देर में बता रही हूँ। ओके, तो देखिए इसका पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म पूछा गया है एक बार कि एपीए का फुल फॉर्म क्या है, तो एपीए का फुल फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ये नाम आपको ना रट्टा मान लो या फिर कुछ भी कर लो, लेकिन ये याद रखना है कि एपीए क्या है, एपीए का फुल फॉर्म क्या है। तो एपीए का फुल फॉर्म अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है। और जो भी थीसिस आपकी होती है तो वो सारी की सारी थीसिस की जो भी आप ग्रंथ सूची लिखते हैं ना, वो ग्रंथ सूची आपकी किस में लिखी जाती है? एपीएस शैली में लिखी जाती है। अब देखिए एपीएस शैली में किस तरीके का होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके,
चलिए अब देखते हैं किस तरीके से एपीए स्टाइल में लिखा जाता है। तो ये दोस्तों है ना मेरी एपीए स्टाइल में मेरी खुद की जो सिनॉप्सिस थी उसकी संदर्भ सूची मैंने आपको यहाँ पर रखी हुई है। तो देखिए यहाँ पर जो भी लेखक के नाम होते हैं वो उल्टे लिखी जाते हैं। उल्टे का मतलब क्या होता है, पहले कास्ट आती है फिर उनका नाम आता है। देख लीजिए यहाँ पर ये देखिए ये उनका लीजा रस है, वो उनकी कास्ट है, रिचार्ड उनका नाम है और इसके पिताजी का नाम है, उनका जो पहला फर्स्ट लेटर है उसे यहाँ पर लिखा गया है। ओके, तो ये क्या हुआ कि ये जो एपीए स्टाइल में आप लिखते हैं जब भी, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, लेखक का जो भी नाम होगा वो कैसा होगा, उल्टी से उल्टा लिखा जाएगा। ओके, उल्टा लिखा जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर नाम आ गया, नाम के बाद आपको इस तरीके से ईयर लिखना है। ओके, आप ये सारी बातें यहाँ पर नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको वर्ष बताना है कि कौन से वर्ष में ये हुआ था। ओके, उसके बाद देखिए उसके बाद है यहाँ पर नाम आ गया, उसका ईयर आ गया। फिर देखिए ये जो उनका जो भी डिटेल है, टाइटल है, उन टाइटल को यहाँ पर आपको लिखना है। टाइटल के बाद यहाँ पर देखिए ये जो मैंने लिया हुआ था ये मेरी सिनॉप्सिस में जो भी टेस्ट थी उसके बारे में है। ओके, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद यहाँ पर इस तरीके का जो भी जहाँ पर भी ये पब्लिश हुआ है उस प्रकाशन का नाम लिखना होगा और फिर उसके पेजेस लिखने होंगे। देखिए यहाँ पर कुछ मैं अच्छा सा देख लेती हूँ। ओके, चलिए ये वाला लेती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये मॉर्गन और ये सिटी। ओके, तो सिटी मॉर्गन का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो यहाँ पर अटक आ गई उनकी, यानी कि कास्ट आ गई। फिर यहाँ पर क्या होती है, उनकी नाम का फर्स्ट लेटर आ गया, फिर उनके पिताजी के नाम का फर्स्ट लेटर आ गया। फिर से यहाँ पर ये दूसरे हैं किंग आ रहे, तो उनका भी इस तरीके से उल्टा नाम हो गया। फिर देखिए वाइस, फिर वाइस जीआर का हो गया और फिर स्कॉपलर जे का हो गया। ओके, तो ये देखिए ये तीनों लेखक के नाम है तो उल्टे लिखे हुए, यानी कि कास्ट पहले आती है फिर जाकर लेखक का नाम आता है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, लेखक के नाम के देखिए यहाँ पर आपको क्रम में लगाना आएगा कि इसे क्रम में लगाए। तो यहाँ पर एपीए स्टाइल में क्रम में अगर लगाना आता है तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले लेखक का नाम आएगा। क्या आएगा, लेखक का नाम आएगा और फिर जाकर आपको यहाँ पर वर्ष आएगा, ईयर आएगा। ओके, फिर यहाँ पर देखिए उनकी जो भी बुक्स वगैरह होती है उनका नाम आएगा। ओके, पुस्तक का नाम होगा, पुस्तक का नाम होगा। ओके, उसके बाद पुस्तक के नाम के बाद क्या होगा, उनकी जो भी एडिशन है उन एडिशन का यहाँ पर आपको बताना होगा। वैसे एडिशन की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको बतानी तो एडिशन बता सकते हो। ओके, फिर जाकर क्या होगा, पब्लिशर का नाम होगा, पब्लिशर का नाम होगा। अब ना ये नोट कर लीजिएगा, पब्लिशर का नाम होगा। पब्लिशर के बाद क्या होगा, कहाँ से वो पब्लिश हुई है वो भी बताना होगा, यानी कि जहाँ से ये देखो ये न्यू दिल्ली से पब्लिश हुई है तो यहाँ पर न्यू दिल्ली दिया हुआ है। जिस तरीके से गुजरात से अगर पब्लिश हुआ है तो गुजरात आपको बताना होगा और उसमें भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वगैरह बताना होगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा वो भी आपको बताना होगा। ओके, तो इस टाइप के आपको यहाँ पर एपीए स्टाइल में लिखा जाता है। तो यहाँ से क्लियर हो गया जो एपीए स्टाइल में क्या होता है, लेखक का नाम उल्टा करके लिखा जाता है। और जब भी लंबी कृतियाँ होती है ना, जैसे कि पुस्तक होते हैं या फिर जनरल होते हैं, तो उनका जो शीर्षक लिखा जाता है ना, तो जो जनरल का अगर मान लीजिए ये देखिए ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो होता है ना, इसे हम अगर लिखते हैं, लंबा वाला होता है, लंबी कृति आती है तो उसे हम तिरछी लिखते हैं। यानी कि तिरछे का मतलब किस तरीके से होता है, इस तरीके से हम तिरछी लिखते हैं ना, इस तरीके से हम जैसे स्ट्रेट में नहीं लिखते, सीधा नहीं लिखते, तिरछे लिखते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। ओके, मुझे लिखना भी नहीं आता है, लेकिन इस तरीके से आप लिख सकते हैं तिरछे अक्षर में, इस तरीके से। ओके, ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, सीधा नहीं लिखा जाता। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि जो लंबी कृतियाँ होती है उनके जो शीर्षक लिखेंगे आप, जो भी आज ये शीर्षक लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, तिरछे लिखेंगे, तिरछे। ओके, तिरछे लिखेंगे। और फिर जो भी आपने संदर्भ सूची लिखी है ना, उसको आपको वर्णमाला में लिखना होगा। कैसे, वर्णमाला में। देखिए वर्णमाला में कैसे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए ये एल वाला लिया है, फिर ये 5वें क्रम में भी एल वाला है, फिर एल के बाद क्या आता है, एम आता है ना,
तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर एम वाला, यहाँ पर एम वाला, तो जो पूरी हम ए टू जेड में लिखेंगे, ए टू जेड में, ओके, इसी क्रम में लिखेंगे। यानी कि पहला ए वाला आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला, फिर डी वाला, फिर ई वाला, फिर एफ वाला। इसी तरीके से आपको यहाँ पर ए टू जेड में लिखना होगा, ओके। यानी कि वर्णमाला में आपको ये एपीए स्टाइल में जो संदर्भ सूची या ग्रंथ सूची कहते हैं उसे लिखना होगा, ओके। आई होप आपको एपीए के बारे में पता चल गया। इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं टिप्पणियाँ फुटनोट समय के क्रम के आधार पर लिखी जाती है। जो भी फुटनोट लिखते हैं हम, जो टिप्पणियाँ लिखते हैं ना, तो उसे हम क्या करना होगा, समय के क्रम में लिखना होगा। यानी कि 2010, फिर 2012, 2015, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्रम में उसे लिखेंगे, समय के क्रम के आधार पर। सबसे पहले 2010 आया, फिर उसके बाद 2012 आया, फिर उसके बाद 2015 आया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, समय के क्रम में उसे लिखेंगे, ओके। ये हो गई आपकी अच्छी थीसिस के कुछ लक्षण। अब देखते हैं थोड़ा सा थीसिस के बारे में, थोड़ी सी और भी बातें बता देती हूँ जो अभी इसमें लिखी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, ओके। ठीक है, अगर कोई कहे कि थीसिस है क्या, तो थीसिस को आपको पता होना चाहिए ये दस्तावेज है। क्या है, दस्तावेज है, ओके। ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो थीसिस जो होती है वो क्या होती है, आपका दस्तावेज होता है, ओके। और जहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर शोध को आप विधिवत रूप से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ओके। एक प्रकार का दस्तावेज। और इसके आधार पर ही क्या होता है कि किसी भी शोधार्थी होता है, जो रिसर्चर होता है, जो क्या होता है, रिसर्चर होता है, जो रिसर्चर होता है, तो उन रिसर्चर को डिग्री या व्यावसायिक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो एमफिल करते हैं, ओके, एमफिल करते हैं या फिर पीएचडी करते हैं, तो पीएचडी में क्या होता है कि आप पीएचडी कंप्लीट करने के बाद आप जब भी ये दस्तावेज जो थीसिस होती है उसे सबमिट कराएंगे, तो उसके बाद क्या होगा, आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ओके। यानी कि डिग्री सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कि आपने पीएचडी कंप्लीट की है, अब आप डॉक्टर बन चुके हैं, ओके। यानी कि जो बहुत सारे लोगों का ख्वाब होता है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर लिखा जाए, ओके। तो ये जो होता है वो आपको क्या होती है, ये दस्तावेज जो होता है वो क्या होता है, उसके आधार पर ही आपको यहाँ पर डिग्री प्राप्त होती है, ओके। और उसके बारे में अगर आगे बताऊँ तो मैं थोड़ा सा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पर थोड़ी सी बातें बता देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। तो देखिए ये जो होता है वो आदि से अंत की सभी क्रियाओं के एक प्रवाह के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि मैंने आपको बताया ना पूरी प्रोसेस यहाँ पर, हाँ स्टेप बताना भूल गई थी, चलिए बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो जो आपका मुख्य शोध प्रबंध होता है ना, उसके भी स्टेप्स में आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, शीर्षक पृष्ठ होगा, ओके। आपने कभी शोध गंगा में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। सबसे पहले शीर्षक पृष्ठ होगा, फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा, ओके, फिर आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा, ओके, एब्स्ट्रैक्ट होगा, फिर आपका आमुख होगा, ओके। फिर आमुख के बाद आपकी विधियाँ आएगी, उसमें विधियों के बाद आपका परिणाम आएगा, परिणाम के बाद आपके संदर्भ आएंगे, संदर्भ के बाद क्या होगा, आपका परिशिष्ट आएगा। अब देखिए ये परिशिष्ट, ये जो परिशिष्ट और जो संदर्भ सूची होती है ना, संदर्भ सूची और परिशिष्ट जो होता है वो पूरक पुष्टों का एक भाग होता है, ओके। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि पूरक पुष्टों का भाग शोध प्रबंध में किसे कहा जाता है। तो पूरक पुष्टों का जो भाग होता है वो आपका संदर्भ सूची और परिशिष्ट को कहा जाता है, ओके। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। ये सारे आपको यहाँ पर इस तरीके से इसे रखने होते हैं और इसके अंदर आपके जो भी रिसर्च के स्टेप्स होते हैं ना, वो सारे के सारे उसके अंदर आ जाते हैं और इसके अंदर आपको उसे डिवाइड करके लिखना होता है, ओके। यानी कि मुख्य रूप से अगर माना जाए तो मुख्य रूप से इसके 3 भाग होते हैं। पहले जो भाग होता है उसे हम प्राथमिक
अभिप्राय कहते हैं, दूसरे भाग को क्या कहते हैं, शोध प्रबंध को पाठन युग कहते हैं। ओके, उसमें हम सारी डिटेल्स लिखते हैं। और लास्ट में हम जो तीसरा पार्ट होता है, दूसरे पार्ट में क्या करते हैं, संदर्भ सूची और जो भी परिशिष्ट होती है उसे हम लास्ट भाग में बताते हैं। ओके, तो ये सारे आपने देखा होगा, अगर थीसिस देखिए तो वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज दिया होगा, चैप्टर 1, चैप्टर 2, है ना। अगर नहीं दिखी है तो शोधगंगा पर जाइएगा और वहाँ पर थीसिस देखिएगा। तो इस तरीके से आपको चैप्टर 1, 2, 3 इस तरीके का दिया जाता है। ओके, तो ये हो गए आपके जो भी थीसिस थी उसके स्टेप मैंने बता दिए। ओके, उसके बाद मैं थोड़े से क्वेश्चन देख लेती हूँ, कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। शोध प्रबंध की भाषा तथा प्रस्तुतिकरण का प्रारूप जो होता है वैज्ञानिक होता है, वो मैंने आपको बता दिया। ओके, फिर शोध प्रबंध के लेखन में शीघ्रता नहीं करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर धैर्यशीलता बरतनी होगी। ओके, यहाँ पर हमें धैर्यता की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, वो मैंने कल भी आपको बताया हुआ था। फिर ये भी मैंने बता दिया कि ये जो हमारी थीसिस होती है वो भूतकाल में लिखा जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हम उसे वर्तमान काल में लिखते हैं। ओके, और ये अन्य पुरुष में लिखा जाता है। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। जो भी हाँ, एक और बात बतानी रह गई, मैं बता देती हूँ। तो देखिए, जो भी आप शोध प्रबंध का जो मुख्य अंग होता है ना, उस मुख्य अंग में किसी विद्वान का अगर नाम देते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, डॉक्टर, श्री या फिर श्रीमती, है ना, श्रीमती, ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। तो ऐसे वर्ड्स को आपको यूज़ नहीं करना है मुख्य अंग के रूप में। ओके, यानी कि पूरी थीसिस में आपको किसी के भी नाम को इस तरीके से नहीं लिखना है, जिनका नाम जो है उसी नाम से उन्हें लिखना होगा। ओके, लेकिन अगर आपका जो आभार प्रदर्शन आप करते हैं, जो जिस पेज पर आपको एक पेज पर आभार प्रदर्शन भी करना होगा, तो आभार प्रदर्शन जब आप करते हैं तो उस आभार प्रदर्शन में क्या होगा दोस्तों, आपको वहाँ पर आपको डॉक्टर या फिर श्री या श्रीमती वो सारा आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। लेकिन बाकी की जो भी आपकी पूरी थीसिस है उसमें कहीं पर भी आप डॉक्टर, श्री या श्रीमती नहीं लिखेंगे। ओके, तो यहाँ ये बात आपको कंप्लीट हो गई। फिर आगे देखते हैं, कुछ एक और दो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बता देती हूँ, देख लेती हूँ। ओके, चलिए। फिर देखिए, आपको ना अनुमोदन पत्र दिया जाता है, अनुमोदन पत्र आपको लिखना होता है। तो उस अनुमोदन पत्र की भी बात कर देती हूँ। तो अनुमोदन पत्र होता है, उसमें आपको ना अनुमोदन पत्र का यानी कि मतलब क्या होता है कि स्वीकृति देना, है ना, स्वीकृति देना। तो जो भी आप स्वीकृति की देने की जो भी लेटर लिखते हो, अनुमोदन पत्र, तो उसमें आपको वहाँ पर आपको क्या करना होगा, प्रथम पुरुष में लिखना होगा, प्रथम पुरुष में लिखना होगा। देखिए, पूरी थीसिस होती है ना वो अन्य पुरुष में आती है, मैं बार बार बता रही हूँ, पूरी थीसिस आपकी अन्य पुरुष में आती है, जहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलता कि थीसिस लिखने वाला लड़का है या लड़की, यानी कि फीमेल है या मेल है। ओके, और लेकिन आप जब भी स्वीकृति पत्र लिखते हैं, यानी कि अनुमोदन पत्र जब लिखते हो, तो उस अनुमोदन पत्र में आपको उसे प्रथम पुरुष में लिखना होगा। उस पत्र को प्रथम पुरुष का मतलब क्या होगा, आप जो भी है, आपकी जो भी जेंडर है उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पर लिखना होगा। यानी कि फीमेल है तो करती हूँ, और अगर मान लीजिए कि मेल है तो करता हूँ। ओके, तो इस तरीके से जेंडर वाइज यहाँ पर अनुमोदन जो पत्र लिखा जाता है, मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। अनुमोदन पत्र अच्छे से लिख देती हूँ, आप भी इसे नोट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में, फ्यूचर में भी आपको बहुत ही काम आएगा। ओके, अनुमोदन पत्र, अनुमोदन पत्र, ये जो अनुमोदन पत्र होता है ना दोस्तों, ये अनुमोदन पत्र किस में लिखा जाता है, तो प्रथम पुरुष में लिखा जाता है, जहाँ पर आपके जो भी जेंडर होते हैं उसके आधार पर करती है या फिर करता हूँ। ओके, ये करता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं दोनों में। ओके, लेकिन थीसिस में आपको अन्य पुरुष में लिखना है, जहाँ पर किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए थीसिस लड़की फीमेल ने लिखी है या फिर मेल ने लिखा हुआ है। ओके, चलिए, यहाँ क्लियर हो गया है। ये सारे देखिए, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये सारे क्वेश्चन बता दे रही हूँ। अभी एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था, मैं इसे, अच्छा ओके, चलिए। किसी शोध पत्रिका की गुणवत्ता का निम्नलिखित में से कौन सूचक है। देखिए, गुणवत्ता का सूचक के बारे में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, और गुणवत्ता के सूचक की यहाँ पर बात कर दूँ तो देखिए, यहाँ पर क्या होता है कि जो भी
थीसिस होती है, आपकी जो शोध पत्रिका होती है ना, तो उसके गुणवत्ता उसके प्रभाव गुणक के आधार पर होती है, प्रभाव गुणक के आधार पर होती है। किसकी? तो जो शोध पत्रिका होती है ना, उसकी गुणवत्ता प्रभाव गुणक के आधार पर निर्भर होती है। ओके, जिसे हम कहते हैं, प्रभाव गुणक को कहते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। ओके, उस पर ये निर्भर होती है। और जो एच इंडेक्स कहा जाता है, एच इंडेक्स क्या कहा जाता है? एच इंडेक्स। अब देखिए, इंडेक्स में भी एच इंडेक्स है और फिर जी इंडेक्स है। इन सभी के बारे में अभी बता देती हूँ, क्योंकि इसके लिए अलग से वीडियो बनाना उचित नहीं है, 2-3 मिनट का ही काम है। ओके, फिर 110 यूनिट इंडेक्स, 110 इंडेक्स। तो इनके बारे में बता देती हूँ। प्रभाव गुणक क्या है कि इसके प्रभाव गुणक पर शोध पत्रिका की क्या होती है? गुणवत्ता निर्भर होती है, गुणवत्ता निर्भर होती है। ओके, ये सूचक नहीं है किसी भी प्रकार का, ये याद रखना। अब देखिए, सूचक में एच इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है कि जो भी आपकी जो शोध पत्रिका होती है उसका जो प्रकाशित कार्य की जो उत्पादकता होती है, फिर उसका जो प्रभाव होता है, जो शोध पत्रिका है ना उसकी उत्पादकता और उसका जो प्रभाव होता है, वो आप एच इंडेक्स के माध्यम से जान सकते हो। ओके, और फिर ये जो जी इंडेक्स होता है उसका संबंध क्या होता है कि जो भी पब्लिकेशन होते हैं ना, उनके रिकॉर्ड की जो वैज्ञानिक उत्पादकता होती है उसके आधार पर ये जी इंडेक्स होता है। ओके, वैज्ञानिक उत्पादकता किसकी? पब्लिकेशन रिकॉर्ड की। ओके, और ये जो 110 इंडेक्स होता है ना, वो शैक्षणिक प्रकाशनों की जो संख्या दर्शाता है ना, वो संख्या 110 इंडेक्स के आधार पर बताई जाती है। किसकी? तो शैक्षणिक प्रकाशनों की संख्याओं को इस 110 इंडेक्स के आधार पर इंगित किया जाता है। तो ये थे दोस्तों थीसिस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी थे, वो मैंने आपको यहाँ पर थोड़े थोड़े से 1-1 मिनट के बन रहे थे, तो मैंने इसे इनमें सम्मिलित कर दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, शाम को मिलते हैं 7:30 बजे क्विज के टाइम पर। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने उसमें ले लिए हैं। आप लोग अगर ज्वाइन नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस पर जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको वहाँ से थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर समझा दिया हुआ है। मैंने क्वेश्चन नहीं बताए, लेकिन उसके जो भी टॉपिक्स थे वो भी सारे यहाँ पर मैंने कवर कर लिए थे थीसिस और सिनॉप्सिस में। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।